नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा का होने वाले ये सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं और सत्र को लेकर विपक्ष अपने सवालों और मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। वहीं सरकार भी उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार है। और इसी सिलसिले में आपको बता दें, विपक्ष ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्रों को लेकर कहा है कि इस बार सदन में कांग्रेस के पास काफी मुद्दे हैं और इस बार आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाई हुई इनेलो के भी अपने अपने मुद्दे हैं जो सरकार को घेरेगी इनेलो। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का भी बयान सामने आ चुका है। यहां पर उन्होंने कहा है कि इस बार जीरो ओवर में और सुधार करने की कोशिश जारी है। अब जीरो ओवर में एमएलए से उठाने वाले विषय की भी जानकारी मांगी जाएगी और अगर कोई अधिकारी सदन को गुमराह करता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। खैर, विपक्ष के सवालों की फहरिस्त अभी बड़ी लंबी है, जिनके जवाब सरकार कैसे देती है देखने वाली बात होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने में बेहद ही कम समय बाकी, अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है। सरकार की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष सरकार को घेरेगी, लेकिन सरकार कितनी तैयार है जवाबों के साथ? श्रावणी जी, आपको, आपके दर्शकों को और आपके प्रबुद्ध पैनलिस्ट को सभी को नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 मासी चलने वाली और दिन के 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। देखिए, हम निरंतर तैयारी के साथ चुनाव में जाते हैं, निरंतर तैयारी के साथ सदन में जाते हैं, लेकिन हमारा विपक्ष न चुनाव में तैयारी के साथ जाता है और सदन में भी बिना तैयारी के आता है। यही बड़ा कारण है कि उन्हें सदन को बार बार डिसरप्ट करना पड़ता है, उन्हें बार बार सदन में खल प्रस्तुत करनी पड़ती है और जब वो अपने सवाल पूछते हैं तो उन सवालों के उत्तर लेने के लिए भी खुद उपस्थित नहीं होते। हमने देखा लोकसभा में किस प्रकार से पहले गतिरोध का उन्होंने रास्ता चुना। हमने देखा इतने दिनों तक संसद चलने नहीं दी और बार बार जिस विषय को लेकर वो बात कर रहे थे, मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं, उस मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री जी का बयान चाह रहे थे, जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलने लगे उससे पहले विपक्ष जो है पीठ दिखाकर भाग गया। तो इसी प्रकार से जो बायकॉट विपक्ष है, ये जो रणछोड़दास विपक्ष है, ये हरियाणा और देश के अंदर पूरे तरीके से इसका पर्दाफाश हो चुका है। इन लोगों के पास चीखा चिल्ली करने के लिए तो होता है, लेकिन जहां पर इन सामने भाजपा कन्फ्रंट करती है, चाहे डिबेट्स पर हो, चाहे सदन में हो और चाहे जो है जनता के बीच में हो, वहां पर ये लोग बौखला जाते हैं। और अभी पिछले दिनों किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तो डिक्लेयर कर ही दिया, जनता जो कि लोकतंत्र की जनार्दन होती है उसको राक्षस तो डिक्लेयर कर ही दिया। तो अब ये जनता से भी भागते फिर रहे हैं, सदन से भी मुझे लगता है कि ये सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के उत्तरों का। देखिए, प्रश्न पूछना एक अच्छी बात है, लेकिन उत्तर भी लेने चाहिए। और हमने तो आकर एक नई परिपाटी शुरू की कि हर विधायक को हर महीने 3-3 प्रश्नों का हमने एक नई परिपाटी शुरू की, चाहे सदन सेशन में है या नहीं है, इसके अलावा भी विधानसभा सेशन में है या नहीं है, इसके अलावा भी कोई भी विधायक 3-3 प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अब ये सवाल पूछने का है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक ने कोई प्रश्न पूछा पहले? उस समय उस व्यवस्था का लाभ उठाया? क्या कांग्रेस के जो विधायक रह गए हैं, क्या उन्होंने, कितने विधायकों ने दिया? मुझे पता है, मेरी जानकारी में 13-14 विधायकों ने दिया है, लेकिन क्या बाकी विधायकों को क्या उस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठाना चाहिए था अपने क्षेत्र की जनता के लिए? लेकिन ये तो केवल कोरी और करारी राजनीति करने के लिए बैठे हैं। जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और नई परिपाटी शुरू की, विधायक को हर के विकास कार्य जो है दिए जाएं। पहले हरियाणा में नहीं थी, पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमने 25 करोड़ रुपए जिस प्रकार 5 साल में देने की बात की, क्या उसका लाभ कांग्रेस वाले और लोकदल वाले उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता जो है इस बात को लेकर है, ये भ्रम फैलाने के लिए जरूर खड़े हैं। जहां आग लगती है तो केरोसिन लेकर तुरंत पहुंच जाते हैं, किस प्रकार आग को बढ़ाया जाए और प्रयास करते हैं किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा क्षति हो हरियाणा की, हरियाणवियों। लेकिन जनता इनके चेहरे को समझ चुकी है और इसी कारण से इनको लगातार नकार रही है। इनका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, डाउनहिल जा रहा है और इनकी जो
बॉटम ऑफ द हिल जो है, ये जहाँ खड़े हैं, इससे नीचे का रास्ता तो तालाब है, वहां पर जनता इस बार इनको धकेल देगी। ठीक है प्रोफेसर विधु जी, लौटेंगे आपके पास। विजय कौशिक जी, कोरी और करारी राजनीति कर रही है विपक्ष, इसके साथ ही क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे? देखिए, पहले तो हरियाणा की भाजपा सरकार के लिए कहूंगा कि 900 चूहे पार्टेबिलिटी है इसको चली, जो भाजपा की तरफ से है वो विधानसभा के बारे में तो कोई बात ही नहीं, लोकसभा से बाहर ही नहीं निकल पाई, पहली बात। दूसरी बात यह है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक स्मार्ट सिटी बननी थी फरीदाबाद के रूप में हरियाणा के अंदर। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? क्या उस स्मार्ट सिटी ने आधुनिकता करनी? इनके हरियाणा के सभी सांसदों ने एक एक गांव बोर्ड में लिया था, उन गांवों की किस तरह से निर्मम हत्या की गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये जो इन गांवों के और स्मार्ट सिटी के विकास के नाम पर लाखों करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं वो किसकी जेब में गए हैं। पहली बात, हरियाणा के अंदर कूड़ा उठाने तक का ठेका चाइनीज कंपनी को दिया गया, और दावा ये किया गया था कूड़े से बिजली बनेगी, लेकिन वहां कूड़े के पहाड़ इन्होंने तैयार कर दिए। कहीं पर पहाड़ खोद दिए अवैध खनन करके, कहीं कूड़े के पहाड़ बना दिए। तो ये सरकार का एक तरीका है लूट का, कि जब डीएसपी को कुचल दिया जाता है, जब हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को कुचल दिया जाता है, तो सरकार फिर वही दावा करती है कि हम अवैध खनन नहीं होने देंगे। क्या रुक गया? तो ये जो सरकार है, ये दो हाथ की तो छोड़िया भी कह रहे थे कि 24 घंटे काम करने वाली सरकार, तो कथित रूप से 24 घंटे काम करके जनता से ओवर टाइम की जो कीमतें वसूल रहे, लूट करके हजारों लाखों करोड़ की घोटाले कर करके। फरीदाबाद नगर निगम में जो कई सौ करोड़ के घोटाले पकड़े गए, मीडिया ने उजागर किए, बाद में सरकार को मुकदमे दर्ज करने पड़े, कथित रूप से उसमें कुछ अफसरों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या किसी नेता की गिरफ्तारी हुई? क्या अफसर को पावर होती है कि नगर निगम का पैसा निकालकर अपनी जेब में रख ले? संभव ही नहीं है, क्योंकि नगर निगम में भी एक निगरानी कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, बहुत कुछ होता है। फिर स्थानीय सांसद विधायक इनके क्या कर रहे थे? अचार डाल रहे थे क्या? तो कुल मिलाकर हरियाणा में हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट पड़ी है। मेवात को किस तरह से उन्होंने बनाया, और कहते उन्होंने कहा कि ये तो केवल मुसलमानों का ही काम था आग लगाने का। तो भैया, हरियाणा सरकार हिंदुओं को क्या गिरफ्तार कर रही है? किस खुशी में गिरफ्तार कर रही है? हिंदुओं ने ऐसा किया क्या था? खुद सरकार हलफनामा देकर कह रही है कि जो हिंसा के बाद में मकान तोड़े गए उनमें हिंदुओं को भी मकान थे। तो बताइए आप, तो भाई उन हिंदुओं का गुनाह क्या था? तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, भाई को भाई से लड़ाते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था फेल है, 30 बार हरियाणा जला है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। देश के नाम पर लोग घबराने लगे हैं हरियाणा के अंदर, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला पड़ा है। और ये हम नहीं, खुद हरियाणा सरकार मानती है। तो पहले आपने मुसलमानों को दंगों का जिम्मेवार ठहराया, फिर हिंदुओं की गिरफ्तारियां हुई, फिर अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में संज्ञान दे रहा है तो उसमें इन्हें हेट स्पीच के मामले में भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो सारे मामले भी, मतलब हरियाणा सरकार पे इतना भरोसा हो गया कि लोग हरियाणा सरकार के पास नहीं जा रहे, सीधे कहाँ पहुंचते? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, हाई कोर्ट पहुंचते, या हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है, इनके खाते कारनामों को देखते हुए। तो ये तो इनका असली चेहरा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा के अंदर इन्हें घेरा जाएगा, इन्हें मजबूर किया जाएगा, और जो उनके कार्य कारनामों की सच्चाई है, चाहे कर्जा बढ़ाई की हरियाणा के ऊपर की, जो इन्होंने कॉलोनी पास करने का दावा किया था, वो अभी तक क्यों नहीं दावे खड़े उसके लिए सरकार के, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला अपने आप। ठीक है, क्या आप घोषणाएं करते जा रहे हैं? घोषणा ठीक है विजय कौशिक जी, अब लौटूंगी आपके पास। जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी, इनेलो की तरफ से वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे, और कितनी तैयारी जो है इनेलो की रही है इसके साथ ही, क्योंकि चुनाव में भी बेहद कम समय बाकी है, उन मायनों में भी इस बार का सत्र जो है वो काफी ज्यादा अहम है। क्या मुद्दे इनेलो द्वारा उठाए जाएंगे? श्रावणी जी, मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा 8 स्टार क्वेश्चन, 3 अनस्टार क्वेश्चन और 6 कॉलिंग अटेंशन सबमिट किए गए हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट बिल भी किया था। देखिए, जो स्टार क्वेश्चन है उसमें मुख्य रूप से बाढ़ का मुद्दा, माइनिंग का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, और जो इन्होंने स्कूल समायोजित किए हैं उनका मुद्दा, सरकारी भर्तियां और सरकारी स्कूलों का समायोजन, और महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण, ये मुख्य रूप से मुद्दे हैं।
देखिए बाढ़ के में इतनी बड़ी त्रासदी आई, प्राकृतिक त्रासदी मैं मानता हूँ, लेकिन उस प्राकृतिक त्रासदी में जब सरकार का भी तो कुछ सहयोग होता है। आज तक 1 रुपया इन्होंने मुआवजे का नहीं दिया किसी भी व्यक्ति को। पोर्टल खोल दिया, पोर्टल पर अपलोड करो, अपलोड का कब डिसीजन आएगा कब नहीं आएगा, ये पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। और मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कॉलिंग अटेंशन में नूह के मुद्दे को मुख्य रूप से दिया गया है। नूह में देखिए आज तक हरियाणा में अच्छी हिंसा नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से अब तक 4 बार प्रदेश जला है। पहले जाट आंदोलन के नाम पर, दूसरा रामपाल आंदोलन के नाम पर, तीसरा राम रहीम आंदोलन में और चौथा अब नूह में हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तब भी मेवात में दंगे नहीं हुए, लेकिन ऐसा क्या हुआ इस सरकार के राज में कि दंगे हो गए। इन्हीं के अपने पार्टनर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं मेरे को उस दिन सुबह ही पता लग गया था कि यहाँ दंगे होने की आशंका है। उसी दिन मैंने एडीजीपी से बात करी और उनको बोला कि भिवानी के एसपी को यहाँ डिप्यूट कीजिए। देखिए कितना बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है, कितना बड़ा सरकार का फेलियर है। एक छोटी सी सरकार की गलती, इतने वीडियो वायरल हो रहे थे, क्या सरकार को नहीं पता था? ये सरकार खुद जलाना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहती थी। लेकिन मैं थैंक यू करूंगा, धन्यवाद करूंगा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने इन्हें नंगा करके रख दिया और स्पष्ट कर दिया कि दंगे किसने कराए। और एक चीज और, जब इन्होंने एक एक करके 753 से ज्यादा मकान तोड़ दिए, जिनमें मेरे भाई विजय जी कह रहे थे हिंदुओं के मकान भी तोड़ेंगे, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया। किसी ने एक्शन नहीं, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप ये बुलडोजर किस नियम के तहत लेके आए? क्या है? ताऊ का बुलडोजर, ताऊ का बुलडोजर। इनको ये नहीं पता जनता का बुलडोजर इनके चलेगा इस बार। ताऊ के बुलडोजर के नाम पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए किस नियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक आपने जिनके मकान तोड़े वो किस तरीके से तोड़ेंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से जो अनस्टार क्वेश्चन है वो फसल बीमा योजना के नाम पे है। देखिए फसल बीमा योजना के नाम पर बीमा कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए किसानों से ले लिए, लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात आई तो किसान आज भी धरने पर बैठे हैं, मुआवजा नहीं दिया। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा? इसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन है उसमें शिक्षा स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों को ये सरकार बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को। कारण ये इनके प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनके जैसे लोगों के प्राइवेट स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, बाहर आए हुए आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक घरों में साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। पीने का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। महिला यौन शोषण के मामले में देखिए संदीप सिंह के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, उल्टा उस महिला को ही सस्पेंड कर दिया गया, कोच को। बहुत अजीब बात है। ये सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी, इनकी अपनी बेटी तो है ही नहीं। ये क्या किसी की बेटी का दर्द समझेंगे? उसी महिला को सस्पेंड कर दिया जिसने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाए। और मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई विदु रावल इस पर जरूर जवाब दें कि आज तक संदीप सिंह पर क्या कार्रवाई की, क्या सरकार कुछ संजीदगी दिखाएगी? बेटियों के बारे में कहना बहुत आसान है, आपकी बेटी हमारी बेटी। क्या अपनी बेटी मानकर उस महिला कोच को इंसाफ दिया जाएगा? ये जरूर। एक चीज कहना भूल गया मैं, प्रॉपर्टी आईडी के मामले में ये हमारा कॉलिंग अटेंशन है कि प्रॉपर्टी आईडी से आज पूरा प्रदेश पीड़ित है। और मेरे को लगता है विदु रावल की अपनी प्रॉपर्टी आईडी भी गलत होगी। इस प्रॉपर्टी आईडी से कब जनता को निजात मिलेगी, ये सरकार से इस बार पूछा जाएगा कॉलिंग अटेंशन। ठीक है ओमकार सिंह जी, तमाम सवाल आपने पूछे, प्रोफेसर विदु से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विदु, क्योंकि विजय कौशिक जी को भी सुना आपने, ओमकार सिंह जी को भी सुना आपने, जो सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे, सत्र में मुद्दे उठाए जाएंगे, तमाम बातें उन्होंने सामने रखी है। मैं चाहती हूँ इसका जवाब दें इसके साथ ही, क्योंकि कई बार हमने देखा है सत्र हंगामेदार रहता है, जिसकी वजह से सत्र जो है वो सही तरीके से आगे नहीं चल पाता। इस बार का सत्र कैसा रहेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे अवसर दीजिएगा दोनों के सवालों को उत्तर देने का। केवल मुझे उतना ही समय मत दीजिएगा जितना एक समय एक व्यक्ति को देते हैं। पहली बात तो इन्होंने अंत में मुझसे पूछा कि संदीप सिंह वाली विषय पर क्या कार्रवाई हो रही है, महिला कोच वाले विषय पर क्या हो रही है। मैं वहीं से शुरू करता हूं। इनकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता है, इतनी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि ये हरियाणा के अंदर मामला नहीं चल रहा है, ये चंडीगढ़ पुलिस के पास है मामला और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और
कोर्ट मॉनिटर्ड यहाँ काम हो रहा है, कोर्ट को लगातार निरंतर उसमें लूप में लिया हुआ है। तो ये नहीं, देखो ओमकार सिंह जी बड़ा बहुत जवाब देने आपके, बहुत जवाब देंगे। इस प्रकार टोका टाकी करेंगे तो जवाब नहीं जा पाए। ओमकार सिंह जी जरा जय विधु जी से सुन लेते हैं। ओमकार सिंह जी विधु जी को सुन लेते हैं। आपने सवाल पूछे ना, अब मुझे जवाब देने दीजिए। आपने सवाल पूछे, मैं चुप रहा ना, सवाल पूछते तभी बता सकता था, लेकिन अब बता रहा हूं अपने समय में, आप अपने समय बताइएगा। तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है। दूसरा, अगर मैं कोई आरोप लगा दूं उसके बाद क्या मुझे अधिकार मिल जाता है सारी धज्जियां उड़ा देने का रूल्स को? क्या केवल मैंने किसी पर, बड़े आदमी पर आरोप लगा दिया और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में जाकर लगा दिया, इसके बाद मैं कहीं पर भी धज्जियां उड़ा दूं? इसको लेकर भी जिन पर कार्रवाई हुई है उन पर इनडिसिप्लिन को लेकर कार्रवाई हुई है और उसको लेकर डिपार्टमेंट के खिलाफ वो कोर्ट में गई। जाने की उन्होंने बात कही है, मुझे नहीं पता चली गई है नहीं गई है। अब कोर्ट तय कर देगा कि वो वास्तव में उन्होंने कोई इस प्रकार के इनडिसिप्लिन का कार्य किया था नहीं किया था, ये कोर्ट की बात है। यहाँ पर आकर साइड्स लेने की जो एक परंपरा बन गई ना, कोई कुछ भी कह दे, कोई कह दे मेरे गांव में मेरी भैंस मर गई है और इसका जिम्मेदार जो है मनोहर लाल खट्टर है, तो ये दौड़ के वहां पर पहुंच जाते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाते हैं। मतलब आदत जो बन गई है ना, देखो एक पीड़ित पक्ष होगा, एक प्रताड़ित पक्ष होगा, इसमें साइड्स लेने की क्या आवश्यकता है? क्या इसमें जांच को प्रभावित करना चाहते हैं? आप अपना क्लाउड दिखाना चाहते हैं कि हम एक राजनीतिक पार्टी आकर एक पक्ष के साथ खड़ी हुई? यही विषय इन्होंने पहलवानों के साथ किया, यही विषय इस प्रकार से लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सामान्य जन है ना, उनमें इनकी करीमत कम हो रही है। फिर इन्होंने कहा 1 रुपया नहीं दिया। अब मैं वही अपने साथियों को कह रहा था कि मैं, सांसद संजय भाटिया जी हैं, चाहे सांसद नायब सैनी जी हैं, जो घरों में जाकर लोगों को चेक देकर आए हैं। अब ये कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, ये जो बाढ़ प्रभावित जो घर हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। रही बात और व्यवस्था की, इसके बाद भी लगातार, क्योंकि मानसून चल रहा है, मानसून के शुरू में बाढ़ का बड़ा प्रकोप देखा, लेकिन अब भी प्रकोप धीरे धीरे हो रहा है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खड़ा हुआ है। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल से काम तेजी से होगा या धीरे होगा, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं ये बात जरूर पूछता हूँ, इन दोनों लोगों की सरकार रही है पहले, क्या कांग्रेस की सरकार में कभी 6 महीने में भी मिला था क्या कभी मुआवजा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में 9 महीने 1 साल से पहले कभी मुआवजा मिला था क्या? ये किस प्रकार के उठपटांग सवाल पूछते हैं। अभी मॉनसून चल रहा है, ये मुआवजा पूछ रहे हैं कि जमीन का, क्रॉप का मुआवजा, जो कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार सबसे अधिक देती है। फिर जल्दी से मुझे बात का जवाब देना है विजय कौशिक जी की। विजय कौशिक जी ने कहा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी, गोद लिए गांव, क्या ये विधानसभा के सत्र में आपने इस प्रकार का कोई सवाल लगाया हुआ है? यानी आप मुझ पर तो आरोप लगा रहे थे कि हम लोकसभा से बाहर नहीं आए, आप तो विधानसभा में भी नहीं घुसे, लोकसभा तक भी नहीं पहुंचे। आप तो ऐसे विषयों को उठाकर नीले आसमान के नीचे ले आए जिनका आज की चर्चा से कोई लेना देना नहीं था। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा कूड़े के पहाड़ लगाए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है हमने सोनीपत और गुरुग्राम में फंक्शनल है और 7 और जिलों में फंक्शनल हो रहे हैं। इसके साथ ही आपने कहा अफसर को पावर होती है क्या? भाई मुझे नहीं पता आप कहां से नागरिक शास्त्र पढ़कर आए हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा तो सिग्नेचर पावर जो होती है अफसर को ही होती है। लेकिन आपने कहा नेता जेल में क्यों नहीं है, कि जो शिकायत करेगा वो जेल में क्यों जाएगा? भाई आपको एक जानकारी के लिए विजय कौशिक जी, जब आप गहरी नींद में सोए हुए थे ना, तब भाजपा का समर्थित एक पार्षद आपके फरीदाबाद का दीपक तायमा उसका नाम है, उसने शिकायत की थी, जिसको आप घोटाला चिल्लाते हैं। अरे भाई आप तो सोए हुए थे, आपने तो अखबार में पढ़ा, अब जरूर लपक कर जरूर बोलते हैं अरे हम तो विसल ब्लोअर हैं, हमने कहा कि कुछ गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई करो, और कार्रवाई भी हम करवाने वाले हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप तो नींद में सोए हुए थे, आपको तो पता ही नहीं था। इसी प्रकार से हर घोटाले के ऊपर विसल ब्लोअर कौन होती है? भाजपा की सरकार होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मैं बताना चाहूंगा, चौटाला साहब जो जेल में गए थे उस पर एफआईआर चौटाला साहब ने खुद नहीं की थी, आकर कांग्रेस की सरकार के दौरान। ठीक है, कांग्रेस की सरकार की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, जो 2G स्पेक्ट्रम में जो एफआईआर हुई थी वो कोर्ट के माध्यम से हुई थी, आपने नहीं की थी एफआईआर, जैसे हम करते हैं एफआईआर। कोयला घोटाले में एफआईआर जो है रविशंकर प्रसाद के कहने पर कोर्ट से हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में किरट सोमैया भाजपा के एमपी के कहने पर कोर्ट से लेकर आए थे, हम आंदोलन भी करते थे, आप कुचल देते थे। इतना मतलब फर्क समझिए अपने आप, जिनको घोटाले कहते हैं, घोटाले नहीं, घोटालों पर कार्रवाई है, आप घोटाले किया करते थे। इसलिए जैसे जाती रही भावना, विजय कौशल जी आपको ही तो बोलो, मेरे बाद आपको बोलने का अवसर शायद देना है श्रावणी जी ने, रुक जाइए। देखिए कहते हैं, पुरानी उक्ति है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
क्योंकि अपने समय घोटालों के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए घोटाले 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 मुंह पर चढ़ा हुआ है, वही बोलते रहते हैं। ठीक है प्रोफेसर विदु, लौटूंगी आपके पास। विजय कौशिक जी, आपका रुख करूंगी। आपके एक एक सवालों पर कार्रवाई नहीं करते थे। ठीक है प्रोफेसर विदु जी, आपके पास लौटूंगी। जरा विजय कौशिक जी से मेरा सवाल है। विजय कौशिक जी, जितने सवाल आपने उठाए थे उसका जवाब दिया है प्रोफेसर विदु ने, क्या आप उनके जवाबों से संतुष्ट है? और इसके साथ ही आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि सत्र क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा या फिर इस बार भी सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात, भाजपा प्रवक्ता ने केवल वही कहा है, कहते हैं ना कि भाई गोबर को जो है ढकने की कोशिश कर रहे हैं चांदी के वर्ष से, तो जनता बेवकूफ नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम का घोटाला इनके पार्षद ने ही, भाजपा पार्षद ने ही उजागर किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के लोग ही इनके भ्रष्टाचार से इस तरह से हैं कि उन्हें मुंह खोलना पड़ा। और ये सिर्फ एक मामला था, ऐसे करीब कई मामले, कई तो करोड़ के मीडिया ने उजागर किए थे। उसके बाद चूंकि इन्होंने कांग्रेस के नेताओं की सुनी नहीं, जब इनकी ही पार्टी के लोग इन पर उंगलियां उठाने लगे तब इन्होंने उस मामले में मामले दर्ज किए। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य होता है तो ऐसे नहीं होता, भाई पार्षद है और स्थानीय एमएलए है, एमपी है, नगर निगम में एक कमेटी होती है जो उन प्रोजेक्टों को पास करती है, उनकी निगरानी का सिस्टम होता है, तो उनकी जो पेमेंट जाती है वो ऐसी नहीं चली जाती। सीधी सी बात है, इसमें 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक हर चीज में भ्रष्टाचार था। लेकिन जो पकड़े गए वो केवल निचले लेवल का, कौन? ठेकेदार। भाई ठेकेदार ने जिनको पैसा दिया, जो नेता शामिल थे, वो तो कोई गिरफ्तार नहीं किया आपने, क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री और विधायक और पार्षद थे, इसलिए नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूं कि चाहे अब तक की कोई साइनिंग अथॉरिटी हो, जब तक नगर निगम में जो कमेटियां हैं उसकी मंजूरी नहीं देती, तब तक कोई पेमेंट रिलीज भी नहीं हो सकती। तो ये जो भाजपा प्रवक्ता है लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। एक मुद्दे पर मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, घर से जो कूड़ा 20-20 रुपए में उठाया जाता था, चाइना की कंपनी को ठेका देकर 50-50 रुपए लोगों से वसूले गए। किसी घर से 100 रुपए भी वसूल रहे, क्योंकि घर के अंदर से कूड़ा उठाकर लाना है तो 100 रुपए दीजिए महीने के। और कहा गया था कि भाई इससे हम बिजली बनाएंगे, कहीं कोई कूड़ा, आज सड़कों पर कूड़ा बिखेर जाती है वो जो चाइना की कंपनी है, घरों से उठाती है, कहीं भी सड़क के किनारे फेंक देती है। तो ये विजय जी, सत्र पर सवाल था, सत्र क्या लगता है इस बार का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? देखिए, ये जो सरकार है जो हमारी सुनती नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का हमारा राइट है कि हम विधानसभा के अंदर अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार पर लीबापोती करते हैं, ये तो मानते ही नहीं आदमी के तो भ्रष्टाचार है, जब जिन्होंने खुद ही कहा कि इनके पार्षद ने शिकायत करी। ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास क्योंकि समय की कमी है। जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी, सत्र को लेकर जानना चाहूंगी कि क्या इस बार का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट किया जाएगा या फिर इस बार भी हंगामा होगा? देखिए श्रावणी जी, 90 विधायक हैं, एकमात्र विधायक है चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो अपनी बात को संजीदगी से सदन में रखते हैं, जनता की प्रत्येक समस्या को सदन में लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हर बार वॉकआउट कर जाती है। अब इस बार वॉकआउट करती है नहीं करती है तो समय बताएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस सदन में एक मुद्दा और बहुत महत्वपूर्ण उठेगा। इस सरकार ने परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर गरीब जनता के पीले राशन कार्ड काट दिए 10 लाख। सोचिए श्रावणी जी, एक गरीब व्यक्ति को कनक आटा चावल ही तो मिल रहा था, विदु जी वो भी खा गए, ये सरकार वो भी खा गई। 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख गरीब व्यक्तियों की पेंशन काट दी गई। उस पेंशन को पर सवाल उठाया जाएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा की है कि अपनी सरकार आने पर जो काटी गई पेंशन है उसको सूद समेत वापिस करेंगे, और सरकार आते ही इस पेंशन को 7500 रुपए महीना करेंगे। ये सरकार के जो काम है
ये गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। आज विदु जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सत्ता में है। मेरे भाई चिंता न कीजिए, माथे पे चिकन की लाइनें आएंगे आपके। जरा सत्ता से नीचे तो उतरो। कितने घोटाले तुमने किए, ठीक है, जवाब जान लेते हैं प्रोफेसर विदु से। ओमकार सिंह जी, जवाब जान लेते हैं, आपने सवाल के जवाब जान लेते हैं। प्रोफेसर विदु बताइए। देखिए, ये आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं, उतने ही फर्जी हैं जितने इनके दावे फर्जी हैं। पहले मैं बार बार पूछता रहा हूँ, 5 लाख जो ये कहते हैं पेंशन काटी, वो 5 लाख का आंकड़ा कहाँ से लिया? सोर्स तो बता दो भगवान के लिए। मैं तो हर मैं बता देता हूँ, पोर्टल बनाया आपने पोर्टल बनाया, वो पोर्टल जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वहीं से आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि 9 लाख की तो भी कार्ड काटे, 5 लाख की पेंशन कटी, आप ही ने बोला। आपने इधर उधर की, आपने समय नष्ट किया उल्टा। मैंने आपको समय दिया, अपने समय में से दिया, आपने वो समय भी नष्ट कर दिया। सोर्स नहीं बता पाए, और ये झूठ है, आपको भी शायद नहीं पता होगा, झूठ है। आप बता दीजिए सच क्या। एक बार ना अभय सिंह चौटाला से कहना ये बात संसद में बोले, 5 लाख और 10 लाख वाली बात संसद में बोले, ताकि प्रिविलेज कमेटी। आप बता दीजिए कितने कटे। सर मैं बता दूं 2,70,000 के करीब कटे थे, जिनमें से 2 लाख। चलिए मान गए 2,70,000 मान गया आपकी बात। सुन लीजिए, आगे तो सुनिए, जल्दी भाग क्यों रहे, खड़े रहिए। 2,43,000 ऐसे हैं जो इस दुनिया में ही नहीं, जो दुनिया में ही नहीं, उनको तो नहीं पेंशन दी जा सकती। आप झूठ के पुलंदे हो, झूठ बोलना आपका ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यही रोकना चाहूंगी। ओमकार सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर विदु जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विजय कौशिक जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मानसून सत्र में बेहद कम समय बाकी है। 25 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी ये सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या सवाल विपक्ष उठाते हैं और उसका जवाब सरकार कैसे देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं देते हैं, देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।